Good evening, all. In yesterday's lecture, we concluded with the theory of AS26. Do you remember the theory? याद है? Hello, Neha, you were there online? Yeah. Have you written everything? Okay. You remember entire theory? याद है ना सब? आगे बढ़ो. चलो, क्वेश्चन 10 हो गया था कि बाकी था? बोलो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कि बाकी था? 10 हो गया, बराबर. सीधा हमने पहले क्वेश्चन 11 किया था, आई थिंक सो, करेक्ट. 11th किया, 10th किया, फिर 14 होमवर्क दिया एंड 15 होमवर्क था. किया? 15 चेक करो तो जरा. कंपनी अक्वायर्ड पेटेंट राइट्स. कंपनी अक्वायर्ड पेटेंट राइट्स, करेक्ट. नव्या समझ रहे बेटा? पेटेंट राइट्स फॉर 1200 lakhs एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 years. मतलब पेटेंट्स हमारा इंटेंजिबल एसेट है, करेक्ट. कितने साल का लाइफ साइकिल है? 5 years. अमोर्टाइजेशन वॉज डिसाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैश फ्लो. क्या रेशियो है? 2:2:2:2:1:1. Correct. After third year, it was ascertained that patent would have an estimated balance useful life 3 years, and the estimated cash flow of 6th year is 150. Determine amortization. बोलो, फर्स्ट ईयर में कितना अमोर्टाइज किया? बोलो. ईयर 1 में 300 किया, ईयर 2 भी 300 किया, बराबर. आफ्टर थर्ड ईयर, मतलब थर्ड ईयर में भी 300 किया. हाँ, इतना क्लियर? हाँ, अभी 1200 का था. ओके. ईयर 4, ईयर 5 एंड ईयर 6, 120, 120, 60. चेक करो ये आया कि नहीं. किया सबने? नहीं किया होमवर्क? सच बोल, बुक घर पे भूल गया रहना. लिखा है क्वेश्चन? नहीं, ऐसा नहीं. क्वेश्चन 15 तूने किया है, ओके. तो बुक घर पे भूल गया रहेगा. है, लिखा है, ओके. यही लिखा है. अभी 14 किया है तूने? नहीं किया. 15 किया ना? बताएगा, बताएगा, बता. सच्ची है? बुक भूल गया रहेगा मेरे ख्याल से तू. नहीं, अरे झूठ नहीं बेटा, मैं तो पूछ रहा है. अरे बता. अरे मैं कहा ना बोल रहा हूँ तूने नहीं लिखा है. मैं तो यही बोल रहा हूँ बेटा, तूने लिखा है. मुझे सिर्फ देखना है मेरा आंसर करेक्ट है कि नहीं. हाँ, तो मैं तेरे को पहले वही बोला ना बेटा, तू भूल गया रहेगा. सी बेटा, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, मेरा नहीं. मैं हर साल 3 अटेम्प्ट देता हूँ आजकल. मैं तुरंत लोगों को आंखों से समझ जाता है मुझे. करेक्ट. तो तूने किया है तो बेस्ट, नहीं किया है और नोटबुक भूल गया तो बेस्ट. ओके. कभी लेके आएगा वो बुक? कल नहीं, पहले कल तू आएगा ना. हाँ, तो बुक भी लेके आना. तो कैसा है कि कौन से स्टैंडर्ड लेके आए मेरे को देखना है. तो इसे 2-2 बुक बनाते तो हैं हम, पर बुक कंप्लीट भी होना चाहिए. हाँ पक्का कल लेके आएगा. पहले ये आएगा कल, फिर तो बुक लाएगा. चलो कोई बात नहीं, समझा. अभी 14th पढ़ते हैं. देखा, मेरे को पता था. तो बोला सर बैग में है, मैं समझ जाता है. मतलब समझा ना सुफियान, मैंने तुरंत बोला ना उसको. सुफियान को समझ गया कि सर अभी इसको लेंगे. कोई बात नहीं, कल लेके आएगा ना तू. अरे लेके आएगा. बुरा लगा तेरे को?
नहीं, वापस करेंगे कल। हाँ, या अ कंपनी हैड डेफर्ड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट, कितना है, कम ऑन। अजम्पशन क्या है कि ये डेवलपमेंट कॉस्ट है, रिसर्च नहीं है। सेल्स सो एंड सो, बराबर है। यू आर आस्क्ड टू सजेस्ट हाउ शुड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट बी चार्ज टू P&L अज्यूमिंग एंटायर कॉस्ट इज, ओ वाओ, दे दिया है ना। हाँ, इफ एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इट इज फेल्ड दैट नो फर्दर, ये इसमें क्या डाउट है, वो जाने दो ना, अभी इसमें डाउट तो नहीं है ना। पहले ईयर में बोलो कितना राइट ऑफ करेगा, सेकेंड ईयर बैलेंस, ओके, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ये फर्स्ट केस का हुआ, समझा। और इधर सेकेंड केस, ये सेकेंड केस। तो ये दो सम समझा आप लोग को, आपने किया नव्या बेटा, यस। चलो अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 में जाएंगे। क्वेश्चन 13, ये सब ट्राई और सेल्फ यू कैन ट्राई, बराबर। मेरे को 13 में इंटरेस्ट है, आई विल गो फॉर क्वेश्चन 13। ये हो जाएगा ना तो अपना अमोर्टाइजेशन के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। लास्ट मतलब एक आध और मिलेगा, पर ये आ जाना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन 13, वेरी गुड क्वेश्चन। नहीं, वो दो बार है, दो बार प्रिंट हुआ है ना। सेम है ना, है ना। मतलब ये वाला पार्ट है ना एडिशनल, ये वाला पार्ट होमवर्क जैसा ही है, बराबर। एंटरप्राइज ने पेटेंट्स कितने में लिया बोलो, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कितना है, 1 2 3 4 5, 5 साल का कैश फ्लो दे दिया है। आफ्टर क्या लिखा है, it was ascertained that the patent would have an estimated balance life 3 years, मतलब टोटल लाइफ 6 साल का हो जाएगा, बराबर है। एंड द एस्टिमेटेड कैश फ्लो ऑफ 6th ईयर इज 50 lakhs, मैनेजेबल, पक्का। लिखवाओ के ये कर पाएगा, अभी करेंगे, कर दो अभी, अभी करो। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। स्टोरी तो लिख लो एज पर AS 26 जो मैं लिखवाया ना, हर सम में वो लिखो, फिर टेबल मैं बनवाता हूँ। नेहा ने किया ये भी, वेरी गुड। ये सिंसियरिटी है ना, इट विल हेल्प यू अलॉट, ये सिंसियरिटी लाने का, थोड़ा आगे का पढ़ाई करने का, थोड़ा जो पढ़ के गए वो रिवाइज करने का, ये रिपीटेटिवली करते रहो, घर पे करो, वेस्ट मत करो टाइम, ये सब में डालो टाइम, ये बहुत काम आएगा आपको। करेगी ना बेटा, ये अच्छा लगा, आप खुद से करके आए। कैसा होता है इनिशिएटिव लेना, यू हैव टेकन दैट इनिशिएटिव, इट इज अप्रिशिएटेड।
लिखा स्टोरी, टेबल बनाऊं? टेबल बनाऊं मैं? हाँ, अभी बोलो कितने का पेटेंट है? 400 लैक्स का पेटेंट्स है। इसको अमोर्टाइज करना है, कौन से रेशियो में करेंगे? 2:2:1:1 मतलब 2/8, बरोबर है? बोलो। 100 आएगा, सेकेंड ईयर भी सेम आएगा, थर्ड ईयर भी सेम आएगा। टोटल 300 लैक्स अमोर्टाइज हो गया। डू यू अग्री? आर्यन बंद कर दो। यहां तक समझा? नंबर 4, एक मिनट, इधर तक क्लियर सबको? अभी मेरे को बोलो कितना पेटेंट बचा हुआ है? 400 में से 300 तो राइट ऑफ कर दिया, अभी 100 बचा हुआ है, बराबर? ये 100 को अमोर्टाइज कौन से रेशियो में करेंगे? 100 150। हाँ, सो 2/5 कितना आ रहा है? क्लियर एवरीबॉडी? नव्या समझा बेटा? इधर हुआ यहां तक? कौन सा सम हो गया? अभी देखो अपने सारे सम्स हो गए, 10th 11th से लेके सब, 10th से लेके सब, अभी एक सिर्फ 12th बाकी है ना, पर ये भी ट्राई और सेल्फ है, फिर भी एक बार कंक्लूड कर लेंगे, डिस्कस कर लेता हूँ। AB Limited launched a project for producing product X in October 2009. Company incurred 20 lakhs towards research and development expense up to 31st March 2011. Due to prevailing market condition, the management came to conclusion the product cannot be manufactured and cannot be sold for next 10 years. ये समझा? मैनेजमेंट ने ऑलरेडी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इंकर कर लिया है 20 लाख रुपए का, करेक्ट? ये बोलो साहिल। हाँ, कितने का खर्चा किया? 20 लाख रुपीस का क्या खर्चा किया? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का खर्चा कर दिया है, बरोबर है? और उससे जो प्रोडक्ट बनने वाला है ना, अभी बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा ही नहीं 10 साल तक। मैनेजमेंट बोलता है ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है ना, उसको फ्यूचर ईयर्स में राइट ऑफ करो, मतलब अभी पूरा राइट ऑफ मत करो, फ्यूचर में लेके जाओ, थोड़ा थोड़ा हर साल राइट ऑफ करो। बोलो ओपिनियन करेक्ट है कि रॉन्ग है?
क्या करना चाहिए? नव्या बोलो। इंटेंजिबल एसेट करके बैलेंस शीट में बताएं और हर साल थोड़ा थोड़ा अमोर्टाइज करें कि फिर पूरा अभी राइट ऑफ करना चाहिए? इंटेंजिबल एसेट बुक में कभी बता सकते हैं? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या है? तो इसमें से बेनिफिट मिलने वाला ही नहीं है, तो पूरा एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए? इमीडिएटली राइट ऑफ करना चाहिए। राइट ऑफ मतलब बुक से निकाल देना चाहिए, पीएनएल डेबिट करना चाहिए। जो भी आइटम पीएनएल में जाता है वो बुक से निकल गया, आया के गया, पक्का? सो इट शुड बी रिटन ऑफ, रिटन ऑफ इमीडिएटली। सच बोलो, ये समझा क्या? बोलो। अभी देखो 1 to 9 बाकी है बस। 1 2 3 4 5 6 7 9 क्वेश्चंस बाकी है, 10 से लेके सब हो गया। डू यू अग्री? क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। बोलो, कुछ समझा? फास्ट लिमिटेड अक्वायर्ड क्या, कितने का, कितने साल के लिए? बराबर। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट मतलब कंपनी ने वो इंटेंजिबल एसेट में डेबिट किया कॉस्ट, मतलब इंटेंजिबल एसेट अभी बैलेंस शीट में दिखता रहेगा, बराबर है? एंड हर साल अमोर्टाइज कितना करने का चालू किया? 5 लाख। समझा नहीं समझा? आफ्टर 2 years it was found that the product life cycle may continue for another 5 years एंड उसका नेट कैश फ्लो दिया गया है 18 lakhs, 23 lakhs, 22 lakhs, 20 lakhs, 17 lakhs. Do you agree with this? बोलो। चलो ठीक है, क्या करना चाहिए? आंसर दो। ₹40 लाख है, बोलो। 5 lakhs वो लोग ने राइट ऑफ किया है पहला 2 साल, फिर कितना बचा? 30 lakhs बचा। 30 lakhs को कौन से रेशियो में लेंगे? हाँ, मतलब ये कैश फ्लो का जो रेशियो दिया है वो रेशियो में कर देना चाहिए, बरोबर है?
अक्वायर की, हाँ तो फॉर 40 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो एक बार वो 5 year खत्म हो जाता है तो फिर तो पेटेंट नहीं बचेगा ना। नहीं नहीं, क्यों? प्रोडक्ट लाइफ साइकिल 5 ईयर्स है, बट उसने लाइफ री एस्टिमेट किया। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ रहा है ना। लाइफ साइकिल बढ़ रहा है, अरे हाँ बट जो पेटेंट अक्वायर किया है वो तो 5 साल के लिए रहेगा ना उसके बाद। agreed. Patent acquired is for 5 years. That is my production rights, and then I am re-estimating the life of the asset. प्रोडक्ट लाइफ प्रोडक्ट साइकिल लाइफ मतलब मैं साइकिल मे उससे, कंटिन्यू फॉर अनदर हाँ तो मैं उससे प्रोडक्ट बना सकता हूँ। पेटेंट मतलब क्या? राइट टू प्रोड्यूस। राइट टू प्रोड्यूस, दैट इज प्रोडक्शन राइट्स। तो माई प्रोडक्शन राइट विल बी मोर 5 years, अनदर 5 years आफ्टर 2 years, तो टोटल 7 साल हो गया ना। मतलब लाइफ चेंज हो रहा है इन शॉर्ट। करेक्ट, लिखो। राइट डाउन, as per AS 26, intangible asset intangible asset comma intangible asset should be amortized in the ratio of, no, sorry, in the pattern in which future economic benefit will flow to the entity. And if pattern cannot be determined, then straight line method should be followed. यहाँ तक समझा? नेक्स्ट लाइन, in the given case Fast Limited had acquired a patent for rupees 40 lakhs. And amortized 5 lakh rupees per annum for 2 years. Therefore, unamortized value of intangible asset is rupees 30 lakhs. ब्रैकेट में लिखो, दैट इज 40 lakhs minus 10 lakhs. Next line, after 2 years,
The useful life was estimated for another 5 years. That is considered as changes in accounting estimates. As per AS5, changes in accounting estimate as per AS5. And it will have prospective effect on amortization. नेक्स्ट लाइन अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू, एक मिनट ऊपर लिख दिया ना 30 लाख विल बी अमोर्टाइज्ड इन नेट कैश फ्लो रेशियो, ऐसा लिखा नहीं ना? नेक्स्ट लाइन ऊपर ये लिखा है अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू ऑफ इंटैंजिबल एसेट इज 30 लाख, which is 40 ओके, आगे लिख दो देयरफॉर अनअमोर्टाइज्ड वैल्यू, चलेगा चलेगा नेहा, unamortized value of 30 lakhs will be amortized over remaining 5 years in net cash flow ratio. बराबर है? नेक्स्ट लाइन थ्री 4 5 6 7 18 23 22 20 and 17 बराबर है? अनअमोर्टाइज कितना है बोलो अभी? टोटल दो ही सबका 100 है। कितना बोलो? 6,40,000, 6,60,000, 6,60,000,
समझाइए सम। ये साइकिल तो आया था क्या? कल आया था क्या? आया था 30 लाख। समझाइए एवरीबडी। ऊपर का स्टोरी आपको जो लिखना लिख सकते हैं, सिर्फ अमोर्टाइजेशन के रिलेटेड लिखने का, इन शॉर्ट। क्लियर? ये हुआ ही है कि बाकी है? मैनेजेबल? आगे बढ़ू? क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। During 2021-22, an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low-risk computer software product. क्या बना रहे हैं लोग? सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, बस इतना याद रखो। करेक्ट? पर्टिकुलर्स अमाउंट, completion of detailed program and design phase 1, कोडिंग, ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोडिंग एंड टेस्टिंग फेज 2, इसका खर्चा इतना, अदर कोडिंग कॉस्ट फेज 3 एंड 4, इसका खर्चा इतना, टेस्टिंग कॉस्ट इतना, प्रोडक्ट मास्टर्स फॉर ट्रेनिंग मटेरियल इतना, पैकिंग द प्रोडक्ट्स फेज 6 इतना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, एक मिनट, क्वेश्चन समझा? सॉफ्टवेयर बना रहे तो ये सारा फेज 1 2 3 4 5 6 इतना काम कर रहे हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2, इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द रेफर्ड कॉस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स। बोलता है फेज 2 के बाद में ना वो प्रोडक्ट रेडी था मार्केट के लिए। ओके, आगे सॉल्यूशन। As per AS 26, cost incurred in creating computer software product should be charged to research and development expense when incurred until technological feasibility or asset recognition criteria has been established. बराबर है? Technological feasibility or asset recognition criteria have been established upon completion of detailed program design, coding and testing. In this case, 90,000 would be recorded as an, उसमें 50,000 क्या है एंड 40,000 बोलता है 90,000 है ना, ये दोनों ये P&L में चार्ज कर देंगे। इट विल बी चार्ज्ड ऑफ टू P&L, बराबर, क्योंकि ये लोग ने क्या किया, ये दोनों रिसर्च किया सॉफ्टवेयर के लिए। Cost incurred from the point of technological feasibility and asset recognition criteria until the time when product costs are incurred are capitalized. So बाकी सब cost हम क्या करेंगे, ये cost, ये cost, ये cost and ये cost, सब cost क्या होएगा? पैकिंग नहीं आएगा, पैकिंग नहीं आएगा, पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग है, P&L में जाएगा। ये तीन कॉस्ट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज एज सॉफ्टवेयर कॉस्ट कितना, 63,000, 18,000, 19,500 इतना कैपिटलाइज करेंगे। पैकिंग कॉस्ट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एन एक्सपेंस चार्ज टू P&L। अभी कैसा है मालूम है, ये क्वेश्चन क्या है, ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टिपिकल क्वेश्चन है। अभी इसमें अपने को सॉफ्टवेयर का नॉलेज रहेगा तो हम इस पे कुछ बात कर सकते हैं। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है, you should try and you should understand and remember. Okay, क्या किया है वापस एक बार पढ़े, आंसर समझा? हाँ, एक बार पढ़ते हैं। ड्यूरिंग 2021-22 एंटरप्राइज इंकर्ड कॉस्ट टू, क्या लिखा है, एंड प्रोड्यूस व्हाट,
तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। फर्स्ट खर्चा क्या किया? डिटेल प्रोग्राम एंड डिजाइनिंग किया 50,000 का। फिर कोडिंग एंड टेस्टिंग किया। समझ रहा है? सो कंप्लीशन ऑफ डिटेल्ड प्रोग्राम एंड डिजाइन, कोडिंग एंड टेस्टिंग, ये क्या बोलता है? ये दोनों है ना हमारा रिसर्च के जैसा कॉस्ट है, हम पीएनएल में डाल देंगे। उसके बाद में अदर कोडिंग कॉस्ट, टेस्टिंग कॉस्ट, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल, ये तीनों हमारा हम डेवलपमेंट किया है, तो इससे हमारा इंटेंजिबल एसेट बनेगा, हम कैपिटलाइज करेंगे। एंड लास्ट में पैक करके हम बेचेंगे ना, तो वो हमारा पैकिंग मटेरियल कॉस्ट है, पैकिंग चार्जेस पीएनएल डेबिट होगा। अब ये टिपिकल क्वेश्चन है दैट यू शुड ट्राई टू रिमेंबर, कांट हेल्प इट। बराबर है? 7th में आओ। एबीसी लिमिटेड डेवलप्ड व्हाट? टेक्निकल नो हाउ। सुना है टेक्निकल नो हाउ? टेक्निकल नो हाउ इज वन ऑफ द इंटेंजिबल एसेट। टेक्नोलॉजिकल नॉलेज इज टेक्निकल नो हाउ, करेक्ट? इट इज इंटेंजिबल एसेट। कितना खर्चा किया उस पर? 20 लाख। कैन आई से टेक्निकल नो हाउ एक इंटेंजिबल एसेट 20 लाख का जनरेट हुआ। नो हाउ वॉज यूज्ड बाय द कंपनी फ्रॉम, बोलो विच डेट? 1 April 21। यूजफुल लाइफ कितना है? The company has not amortized asset till 31st March 2028। मतलब 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, करेक्ट? 6 7 7 8, 7 साल अमोर्टाइज ही नहीं किया है। अमोर्टाइज मतलब डेप्री नहीं किया है। अभी उसमें 6 साल का डेप्री पास्ट का है, 1 साल करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का जो हम अमोर्टाइज करेंगे वो नॉर्मल अमोर्टाइजेशन रहेगा। पास्ट ईयर का जो हम अमोर्टाइज करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रायर पीरियड आइटम एज पर AS5। बरोबर है? तो अभी मैं कैसे करेगा जरा चेक करो। 20 लाख है, बोलो कितना साल का लाइफ है? तो 2 लाख पर एनम होना चाहिए। कितना साल हो गया? तो 14 लाख का तो अमोर्टाइजेशन होना चाहिए। उसमें करंट ईयर का 2 लाख और 12 लाख पास्ट का। एंट्री बोलो अमोर्टाइजेशन का। अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट फॉर करंट ईयर 2 लाख। पीएनएल डेबिट मतलब प्रायर पीरियड आइटम डेबिट फॉर पास्ट 6 years 1 लाख। टू व्हाट? इंटेंजिबल एसेट 14 लाख। समझा कि नहीं समझा? एवरीबडी पक्का? क्लियर? ये ट्राई योर सेल्फ है, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। पढ़ो क्वेश्चन 6 पढ़ के आंसर दो जल्दी, चलो। कितना खर्चा किया? 30 lakhs, बराबर है? उसके बाद बोलता है कि मार्केट कंडीशन खराब हो गया तो अभी हमें प्रोडक्ट है ना 10 साल तक बेच नहीं पाएंगे। क्या करना चाहिए? इमीडिएटली राइट ऑफ करना चाहिए, डू नॉट डेफर। ये अभी हमने डिस्कस किया ना, वैसा ही है। आई होप यू अंडरस्टूड। बोलो यार। चलो ये ट्राई करो आप लोग।
64 कुछ एरर लग रहा है, मैं पढ़ूं? 2 मिनट दे रहा हूं, चेक कर लो। स्टार्ट करें। अ कंपनी अक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज, क्या परचेस किया बेटा? ऑन 28th Jan 2012। सॉफ्टवेयर अपना इंटेंजिबल एसेट है। कहां से परचेस किया? कितना डॉलर? एक्सचेंज रेट कितना था वो दिन? द सेलर अलाउड ट्रेड डिस्काउंट हाउ मच? इंपोर्ट ड्यूटी, परचेस टैक्स, एंट्री टैक्स इज रिकवरेबल, तो वो तो कॉस्ट में नहीं आएगा। इंस्टॉलेशन आएगा, प्रोफेशनल चार्जेस आएगा। हाँ बराबर है। चलो लो इधर लो, कैल्सी नहीं, नोटबुक में लिखो। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर। कितना है? $1,00,000। बराबर है। क्या भाव? कितना? इधर तक समझा? इधर तक समझा? अभी क्या करेंगे? इंपोर्ट ड्यूटी ऐड करेंगे। कितना? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। अभी कितना आ रहा है?
बराबर है? करेक्ट नव्या? समझा बेटा? हाँ। ओ, आया था आपको ये आंसर? गुड। एक मिनट, आपने मिस्टेक क्या किया समझा? पक्का आप लोग को समझा? आया था थोड़ा बहुत तो? क्या मिस्टेक किया वो समझाना। ओके नेहा, यू गॉट द आंसर? ये कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन 4 करते हैं। A company with turnover of 375 crore and annual advertising budget of 3 crore had taken up marketing of a new product. It is estimated that company would have turnover of 37.5 crore from the new product. The company had debited to its P&L the total expenditure of 3 crore incurred on extensive special initial marketing campaign for the new product. Is the procedure adopted by the company correct? एक मिनट, क्वेश्चन समझा गया? क्वेश्चन समझा? कंपनी का टर्नओवर कितना और एडवर्टीजमेंट का बजट कितना? मार्केटिंग, ओके. It was estimated that the company would have a turnover of 37.5 crore from the new product. The company had debited to its P&L the total expenditure of 3 crore incurred on extensive special initial marketing campaign of the new product. मतलब अभी कंपनी का टर्नओवर 375 करोड़ है, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, 37.5 करोड़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें से रेवेन्यू आएगा, बराबर? और हम 3 करोड़ रुपए का एक्सपेंडिचर मतलब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर किया है इस पे। पढ़ो, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को क्या करना चाहिए? पीएनएल डेबिट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पीएनएल डेबिट करना चाहिए, लॉजिकल है, वही हो आंसर रहेगा। देखो, अकॉर्डिंग टू ES 26 इंटेंजिबल एसेट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इंकर्ड अनलेस ओके. In the given case, advertisement expenditure of 3 crore had been taken up for the marketing of new product, which may provide future economic benefit to the enterprise by having turnover of 37.5 crore. Here, padho, or another other asset is acquired or created. Therefore, the accounting treatment by company debiting entire advertisement to P&L is, बोलो, समझाइए ये क्यों आया मालूम है ऐसा? पहले है ना डेफर्ड, पहले एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर को हम डेफर कर सकते थे, अभी हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर डेफर नहीं कर सकते. इट शुड बी रिटन ऑफ इन द ईयर इन विच इट इज इंकर्ड. जब भी खर्चा किया तभी राइट ऑफ करने का. क्लियर? इसीलिए ये क्वेश्चन अराइज हुआ. थोड़ा समझा कि पूरा समझा? हाँ, अभी है ना ये 3 क्वेश्चन मैंने क्यों रखा मालूम है? ये 3 क्वेश्चन क्योंकि ये एक टाइप के क्वेश्चन है. दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. दूसरा हमने जो टेबल बनाया ना अमोर्टाइज करने वाले, दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, बराबर? सो ये अभी जो हम करेंगे 3 क्वेश्चन, तीनों मस्त क्वेश्चन है और एग्जाम में आइदर दिस विल कम और दैट अमोर्टाइजेशन विल कम.
क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से रीड करो, सोचो इसके बारे में। 5 minutes think। चलाए ये मैं पढ़ू। एनडीए कॉर्पोरेशन is engaged in what? Research of new process design। क्या रिसर्च कर रहा है? न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट, करेक्ट? It had incurred expenditure of 530 lakhs on what? Come on, up to 31st March 2010 तक 530 lakhs का एक्सपेंडिचर इंकर किया है। किसने? एनडीए कॉर्पोरेशन ने। इधर तक समझा? द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस बिगन ऑन 1st April 2010, मतलब 31st मार्च तक सिर्फ रिसर्च हुआ है। प्रोडक्ट वो डिजाइन का डेवलपमेंट कभी से स्टार्ट हुआ? 1st April 2010 से। ये समझा कि ये नहीं समझा? पक्का? डेवलपमेंट फेस एक्सपेंडिचर वॉज, कम ऑन, 360 lakhs up to 31st March 2011, which meets what? Come on, asset recognition criteria। मतलब रिसर्च का खर्चा 530 lakhs किया है। कहना ऐसे, रिसर्च स्ट्रेट अवे पीएनएल में चार्ज करेंगे हम लोग। फिर डेवलपमेंट के वजह से अगर एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है तो एक इंटेंजिबल एसेट इमर्ज होगा। डू यू अग्री? करेक्ट। तो यहाँ पे 360 lakhs का इंटेंजिबल एसेट इमर्ज हो गया। 1st April 2011 से क्या किया? कंपनी विल इंप्लीमेंट द न्यू प्रोसेस डिजाइन विच विल रिजल्ट इन आफ्टर टैक्स सेविंग्स ऑफ 80 lakhs पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। मतलब ये जो नया डिजाइन हमने डेवलप किया ना, उसके कारण हमारा 80 लाख रुपया पर एनम बचने वाला है। कहना ऐसे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मुझे मिलने वाला है। करेक्ट। कितने साल तक बचेगा? 5 साल। बट ये बेनिफिट आज मिलेगा कि फ्यूचर में? तो मेरे को वो फ्यूचर वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड एज फ्यूचर वैल्यू। मुझे उसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। सुना है आप लोग ने डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट कभी? टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में हम क्या करते हैं? हर साल इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड करते हैं। तो मेरे को प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू मिलता है, और फ्यूचर वैल्यू से मैं प्रेजेंट वैल्यू जो फाइंड करेगा उसको हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। उसमें से इंटरेस्ट हम निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग टेक्निक। ये लॉजिक समझा? पक्का? आगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है कंपनी का? 10%। एक्सप्लेन। नंबर 1 क्या लिखा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एक्सपेंस। बोलो, रिसर्च क्या करेंगे? चार्ज टू पीएनएल। फिर क्या लिखा है? कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट। बोलो, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल। कहना ऐसे, 360 lakhs कॉस्ट है। हेलो, अगर आपको याद रहेगा ना तो मैंने देखो लास्ट कॉन्सेप्ट क्या लिखवाया है, पढ़ो। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। बोलो, इंटेंजिबल एसेट वैल्यू किस पे होता है? सबसे लास्ट, सबसे लास्ट इंटेंजिबल एसेट वैल्यू किस पे होता है? कॉस्ट और रिकवरी, हाँ, दैट इज बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। तो रिकवरेबल अमाउंट कैसे मिलेगा अपने को? तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स विल गिव अस रिकवरेबल अमाउंट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स विल गिव अस रिकवरेबल अमाउंट। करेक्ट। अभी मैं ये आंसर दे रहा हूं, एक बार आप देख लो मैं क्या लिखवा रहा हूं, उसके बाद डाउट रहेगा तो पूछ लो। करेक्ट, राइट डाउन। AS 26, एज पर AS 26 as per AS 26
intangible assets. Correct? Next line, number 1. Accounting treatment for research expense. Accounting treatment for research expense. अंडरलाइन. नेक्स्ट लाइन, जो अपना 3 रिक्वायर्ड पार्ट है ना, तीनों रिक्वायर्ड पार्ट में फर्स्ट रिक्वायर्ड पार्ट का डिस्कशन कर रहे हैं और इसका आंसर लिखवा रहा हूं. बराबर है? क्या करेंगे? रिसर्च कॉस्ट को लिखो. रिसर्च फेस एक्सपेंडिचर should be charged to P&L as and when it is incurred. As and when it is incurred. लिखो. In the given case, NDA Corporation is engaged in research on new process design for its product and incurred rupees 530 lakhs up to 31st March 2010. So entire expenditure should be charged off to P&L. Should be charged off to P&L in 2009-10. यहां तक समझा? पक्का? ये हुआ नंबर 1. नंबर 2, the cost of internally generated intangibles. The cost of internally generated intangibles. Next line. According to AS 26, internally generated intangible
can be recognized only if recognition criteria is met. Recognition criteria is met. यहां तक समझा? पक्का? बोलो. Next line. Here in the given case, development phase expenditure amounted to 360 lakhs. Incurred up to 31st March 2011. Which meets recognition criteria. Hence, intangible asset can be recognized. Hence, intangible asset can be recognized subject to impairment loss. Subject to impairment loss. समझा? पक्का? Next line. लिखो. Value of intangible asset. Next line. उसमें value of intangible asset as on 31st March 2011 is lower of the following two. Lower of the following two. Next line. Cost. कितना कॉस्ट इंकर किया बोलो? 360 lakhs. बरोबर है आर्यन? और रिकवरेबल अमाउंट. रिकवरेबल अमाउंट मतलब present value of future benefits. इधर तक क्लियर? अभी मेरे को बोलो, ये इंटेंजिबल एसेट प्रोडक्ट डिजाइन ये इंस्टॉल करेंगे तो हमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलने वाला है? बोलो. हर साल 80 लाख 80 lakhs का सेविंग्स होगा. बट वो सेविंग्स आज होगा कि फ्यूचर में? फ्यूचर में होगा. तो दैट 80 lakhs इज फ्यूचर वैल्यू. मेरे को उसका आज का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट वैल्यू. ये समझा कि नहीं समझा? अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करने का, कितना परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, सीखना है आपको. हाँ, ये क्या लिखा है लास्ट पढ़ो.
इसका मीनिंग पता है आपको? सुना है कभी? नहीं? कैल्सी पे करवा सीखो। हाँ बराबर है, सुनी दो। मेरे को बोलो, देर आर हाउ मेनी टेक्निक्स इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी? 2. कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंटिंग ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट मतलब एक अमाउंट में हर साल का इंटरेस्ट हम ऐड करते जाएंगे। आज मैंने 100 रुपीज़ FD में रखा, एक साल के बाद कितना हो जाएगा? 10% इंटरेस्ट है तो 110। तो वो 110 आज के लिए क्या है? फ्यूचर वैल्यू। 2 साल के बाद 121, 10% ऐड करते जाओ, समझेगा। 100 में 10% ऐड करो, 110 हुआ, वापस 10% ऐड करो, 121 प्लस 10% 133.2, 133.1 आया। ये क्या किया आपने? हर साल इंटरेस्ट ऐड किया। इसको क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग ऑफ इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू में जाना है तो कंपाउंडिंग होता है। वैसे ही फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू में आना है तो डिस्काउंटिंग होता है। अब ये डिस्काउंटिंग करते कैसे हैं सीखना है आपको। करते कैसे हैं डिस्काउंटिंग? कितना % रेट है? 10% है लो कैल्सी पे। मैं बताता है, रुको कैसे लेने का। 100 डिवाइडेड बाय 110, मैं बोलेगा मेरे को बायट है, तुम सुनो सिर्फ। 0.90909090 आएगा। इसका मीनिंग बोलो। एक साल के बाद, ओए, एक साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू कितना? 90 पैसे। अभी 1 साल के बाद मुझे 1 रुपया मिलेगा कि 80 लाख का बेनिफिट होगा? तो 80 लाख इंटू दिस ये करेंगे ना तो मेरे को प्रेजेंट नहीं करना है कुछ, तुम रुको 1 मिनट, समझा आपको? 1 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का प्रेजेंट वैल्यू कितना? वो 1 रुपये का आज का वैल्यू कितना? 0.90 पैसे। क्या किया था? वापस आओ, 0 पे आओ। 100 डिवाइडेड बाय 110, ऊपर मार्जिन में लिखो ना, टॉप मार्जिन में जाओ, टॉप मार्जिन में लिखो, टॉप मार्जिन नोटबुक में। क्या किया आपने? इक्वल टू किया, 0.909090 आया। अभी 2 बार इंटू करो, किया। अभी इक्वल टू 0.8264, व्हाट इज 0.8264? 2 साल के बाद मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 82 पैसे है। अभी मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि 2 बार कर दिया ना, इसलिए हो गया। अभी इक्वल टू 7513, 3 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 75 पैसे। 7513 आया क्या? इक्वल टू 6830, 4 साल के बाद 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू 68 पैसे। 6209, 5 साल के बाद मेरे को 1 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू क्या है? 62 पैसे। ये मेरे को हर साल 1-1 रुपया मिलने वाला है, ये 1-1 रुपया फ्यूचर वैल्यू है, मतलब 5 रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू कितना? नहीं 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 नहीं, 3.79। जीटी दबाओ, जीटी बटन है क्या? 3.79 वो क्वेश्चन में दिया है, देखो लास्ट लाइन।
प्रेजेंट वैल्यू। ये 3.79 क्या है? फ्यूचर में 5 रुपया मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू। ये 5 रुपया एक साथ में मिलने वाला है क्या? नहीं, इंस्टॉलमेंट में मिलेगा ना, इसलिए उसको एन्यूटी बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ व्हाट? एन्यूटी फैक्टर एट द फॉर ₹1 फॉर, मतलब 1 रुपया 5 साल तक मिलने वाला है, तो 5 रुपया फ्यूचर में मिलने वाला है, उसका आज का वैल्यू कितना? 3.7908। ये तुमको कुछ समझता है क्या? गया के गया? गया पक्का? ये 3.7908 समझा? 5% देंगे तो कैसे करने का? 100 डिवाइडेड बाय 105 होएगा, बाकी सब सेम, इंटू इंटू इक्वल टू कितना साल तक करने का वो भी देंगे। क्लियर? इससे क्या मिलता है? इधर सुनो, व्हाट इज 0.909090? उसको क्या बोलते हैं? तो 0.90 को क्या बोलते हैं मालूम है? डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर। फिर 8264 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, फिर 7513 डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 5 साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये सबको टोटल करेंगे तो क्या बोलते हैं? एन्यूटी फैक्टर। तो 3.7908 क्या है? एन्यूटी फैक्टर। गया कि गया? गया कि गया? गया पक्का समझा? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? आगे बढ़े। सो मेरे को आंसर दो। देखो तुम लोग लेक्चर आएगा ना तो मैं थोड़ा एडिशनल बता सकता है, अदरवाइज मैं क्या बोलता मालूम है? देखो फैक्टर दिया है, 80 लाख दिया है, मल्टीप्लाई करने का प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। ऐसा थोड़ी खेलते हैं यार। तुम लेक्चर आएगा, थोड़ा इंटरेस्ट बताएगा तो आई कैन टॉक एडिशनल पार्ट। समझा? पक्का? अभी मेरे को बोलो इधर, मेरे को फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलने वाला है? 80 लाख हर साल मिलने वाला है, बोलो। तो 80 लाख इंटू 5 ईयर्स तक मिलने वाला है। तो मैं 80 लाख इंटू 5 करेगा तो मुझे क्या मिलेगा मालूम है? 400। ये 400 लाख क्या है? नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर वैल्यू ऑफ बेनिफिट। अपने को फ्यूचर वैल्यू चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू। इसीलिए मैं किससे मल्टीप्लाई करेगा? 80 लाख का बेनिफिट हर साल मिलने वाला है, इंटू 5 करेगा तो फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा। अभी वो 5 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 3.79। सो ये 3.7908 करो मल्टीप्लाई, पॉइंट में आएगा। पॉइंट हमने खर्चा कितना किया? 360 लाख, बट मेरे को बेनिफिट कितना मिलने वाला है? 303.264। तो मैं इंटेंजिबल एसेट बुक में कैपिटलाइज कितने पे करेगा? 303.264 बराबर है। बोलो 3। ये देखो तो,
इधर तक पहुंचे? नेक्स्ट लाइन, एक मिनट, इंटेंजिबल एसेट किस पे वैल्यू करने का? कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट, विच एवर इज लोअर। रिकवरेबल अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे? तो इसमें से फ्यूचर में कितना बेनिफिट मिलने वाला है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेने का। क्लियर? तो मेरे को मिल जाएगा कि दोनों में से जो लोअर है वो वैल्यू पे हम इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करेंगे। पर मैंने खर्चा कितना किया है? 360। अभी मैं इंटेंजिबल एसेट मेरे बैलेंस शीट में 303 पे बताऊंगा, तो बाकी का लॉस बुक करना पड़ेगा ना पीएनएल में, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्पेयरमेंट लॉस। ये समझा? लिखो नेक्स्ट लाइन, इम्पेयरमेंट लॉस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। is to be recognized in P&L। सच बोलो, समझा क्या? ये अभी नंबर 1 हो गया ना, 2 भी हो गया, नंबर 3 पढ़ो। अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन लिखो, द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट of 303.264 lakhs। 303.264 lakhs ये वैल्यू है ना इंटेंजिबल एसेट का, शुड बी अमोर्टाइज्ड ओवर 5 years under straight line method, since economic benefit in every year is equal। बरोबर है? नेक्स्ट लाइन लिखो, कितना आ रहा है देखो, सच बोलो, ये क्वेश्चन समझा क्या यार? हाँ, निकालना पड़ेगा। अगर दिया है तो अच्छा है, नहीं दिया है तो निकालने का। अभी ये एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जहाँ पे वी यूज्ड दैट एन्युटी फैक्टर, ऐसा और 3 स्टैंडर्ड आएगा जहाँ पे यूज़ करना है। तो एंड पूरा एफएम में एक चैप्टर है कैपिटल बजटिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वहाँ पे तो आप निकालेंगे। याद रखना, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, डिस्काउंटिंग करना पड़ता है, उसके लिए डिस्काउंटिंग फैक्टर यूज होता है। क्लियर? बहुत जन बोलेंगे 10% है तो 1/1.1, मैं 100/110 बोला क्योंकि कभी परसेंटेज पॉइंट में रहेगा तो फंस जाएंगे। 100 वाला इजी हो जाएगा। अभी ऐसा परसेंटेज है 14.97, 100/100 14.97 ईजी हो जाएगा ना यार। बहुत जन बोलेंगे 1/1.1497, ये फिर वो तकलीफ वाला हो जाएगा, पॉइंट किधर लें, तो पूरा आंसर चेंज होता है। इसलिए अपन 100/114.97, तो 100 बेस लेके किया तो इजी हो जाता है। क्लियर एवरीबॉडी? ये सब समझा? बोलो।
कौन सा? क्वेश्चन 3 मॉड्यूल में नहीं है, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 1 मॉड्यूल के हैं। क्वेश्चन 1 एंड 2 मुझे तो सेम ही लग रहा है, चेक कर लो तो। पढ़ू? आई विल रीड। पहले एक बार आप रीड करो, देखो आपको कुछ समझ रहा है क्या। रीड। We will read. Messrs. Mahesh Limited is developing a new production process. Correct? During financial year 31st March 2013, the total expenditure incurred on process was, come on, production process met the criteria for recognition as an intangible asset on 1st December 2012. समझा? मतलब 1 दिसंबर को रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इज मेट, तो वो दिन इंटेंसिबल एसेट कैपिटलाइज हो सकता है। एक्सपेंडिचर टिल दिस डेट वाज 32 lakhs। कुछ समझा? 32 lakhs का खर्चा कर दिया है। टिल दिस डेट मतलब टिल 1 दिसंबर, बराबर है। फर्दर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोसेस for the year ended 31st March 2014 was 90 lakhs। बोलता है और 13-14 में भी हमने खर्चा किया, कितना? 90 lakhs। As on 31st March 2014, the recoverable amount was 82 lakhs। यहाँ पे दे दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने फाइंड किया। Which includes estimated future cash outflows and inflows। You are required to work out what is the expenditure to be charged to P&L for the year 31st March 2013। सोच समझ के बोलना, कितना टोटल एक्सपेंडिचर किया हुआ है? 60 lakhs टोटल, बराबर है। इसमें से फर्स्ट दिसंबर को इंटेंजिबल एसेट बनाने का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, मतलब इसके पहले कौन सा एक्सपेंडिचर रहेगा? सिर्फ रिसर्च एक्सपेंडिचर रहेगा। तो कितना रिसर्च रहेगा? तो ये 32 lakhs का जो भी खर्चा किया है, 32 lakhs ये रिसर्च में जाएगा, एंड रिसर्च कॉस्ट पूरा किधर जाएगा? P&L। उसके बाद एसेट बनाने का स्टार्ट किया, बाकी का कितना खर्चा है एसेट बनाने का? 28 lakhs। और एसेट कभी 31st मार्च 14 तक भी नहीं बना है, और कितना खर्चा किया? 90, बरोबर है। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया एसेट के ऊपर? 118, बरोबर है। बोलो, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट 118। रिकवरेबल अमाउंट कितना है? तो 36 लाख का इंपेयरमेंट लॉस आएगा। एन इंटेंजिबल एसेट क्या वैल्यू पे बताएंगे? 82 लाख, विच एवर इज लोअर। तो 82 lakhs पे हम बताएंगे। डू यू अग्री विद दिस? पक्का? स्टार्ट करो। फर्स्ट पढ़ो, क्या एक्सपेंडिचर P&L में जाएगा? पढ़ो आंसर। एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L फॉर द ईयर एंडेड 31st March 13 रुपीज। बोलो। Because recognition criteria were not met until 1st December 2012 and this expenditure will not form part of cost of intangible asset। ये समझा कि नहीं समझा? सेकेंड, what is the carrying value of intangible asset on 31st March 2013? बोलो, carrying value कितना लेंगे? carrying value बेटा 82 lakhs at the end of carrying value मतलब book value। बुक में क्या वैल्यू पे इंटेंजिबल एसेट बताएंगे? कॉस्ट और रिकवरेबल अमाउंट विच एवर इज लोअर। सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्रोडक्शन प्रोसेस विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट कैरिंग वैल्यू, दैट इज कैरिंग वैल्यू। इंटेंजिबल एसेट कॉस्ट कितना है? बोलो। हाँ, सो 31st मार्च 2013 ये फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में इंटेंजिबल एसेट बुक में कितने में दिखेगा?
तो फर्स्ट ईयर में तो 28 लाख का ही खर्चा किया है ना, तो 28 लाख पे दिखेगा, बरोबर है। आगे, व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज्ड इन P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। सो 31 मार्च 2014 मतलब सेकेंड ईयर ना, सेकेंड ईयर P&L में कितना जाएगा, तो मेरे साथ रहना अभी, बोलो फर्स्ट ईयर तक खर्चा कितना किया था एसेट के ऊपर, सेकेंड ईयर में कितना किया, तो टोटल कितना हो गया, बरोबर। कैरिंग वैल्यू कितना है, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट कितना है, तो 36 क्या आएगा, किधर जाएगा, ये मैंने आपको फाइन करके दिया, समझा कि नहीं समझा, ये वाला पार्ट क्लियर पक्का। लास्ट क्या पूछा है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट ऑन 31 मार्च 2014। सो 31 मार्च 2014 को कितना रहेगा, 82 लैक्स। तो सिंपल ही है ना, कैसे आया 82, तो 118 का खर्चा किया, 36 लाख का लॉस बुक किया, तो 82 लैक्स विल बी द कैरिंग वैल्यू। क्लियर, चेक करो ये भी सेम ही है, ये करने का ज़रूरत नहीं है, फिगर्स भी सेम है ना, सेम है, मैनेजेबल। क्या आपको, आप लोग है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉप मार्जिन में किधर लिख के रखो, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 3, फाइव, 9, 13, 9 के बाद 13, दैट्स इट। कर पाएगा, बोलो, बाकी सब ठीक है। ये क्या कंप्लीट किया हमने, AS26, सच बोलो, थोड़ा समझा के पूरा समझा यार, पक्का यहाँ तक क्लियर। हाँ, थोड़ा इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे AS11 का, 2 मिनट ब्रीदर ले लो, उसके बाद AS11 स्टार्ट करते हैं, करेक्ट। This is the standard which talks about foreign exchange and foreign currency. मस्त स्टैंडर्ड है, इंटरेस्टिंग। स्टार्ट करूँ, definition, for foreign currency transactions,
एंड लास्ट। ये एक्चुअली हम कहाँ कवर करेंगे मालूम है? ब्रांच अकाउंट चैप्टर में कवर करेंगे। स्टार्ट करूं? बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, आई कैन से 8-9 डेफिनेशंस वी विल कंसिडर। तो आज डेफिनेशन पढ़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं, देर आर डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस स्टैंडर्ड, सो दोज टर्मिनोलॉजीज वी आर गोइंग टू लर्न, करेक्ट। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है सुन लो, दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट। इस पे क्वेश्चन आएगा और इस पे क्वेश्चन आएगा। बहुत इजी है, बट यू शुड नो हाउ टू अप्लाई। स्टार्ट करें? क्या लिखा? व्हाट डू यू मीन बाय रिपोर्टिंग करेंसी? फॉरेन एक्सचेंज का बात चालू है तो करेंसी आएगा ना बेटा, करेक्ट। व्हाट इज रिपोर्टिंग करेंसी? जो करेंसी में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे और हमारे शेयर होल्डर को रिपोर्ट करेंगे, दैट इज रिपोर्टिंग करेंसी। इफ इंडिया, हाँ, लोकल करेंसी, होम करेंसी। इफ इन my company is registered in India, then for me reporting currency is INR. Clear? लिखो, the currency in which financial statements are prepared. The currency in which financial statements are prepared. Example, reporting currency clear? Second, what is foreign currency other than reporting currency? Other than INR मेरे लिए रिपोर्टिंग है ना, तो बाकी सब कंट्री के मेरे लिए फॉरेन है, करें? लिखो, फॉरेन करेंसी
is a currency which is other than reporting currency. Other than reporting currency. समझा यहाँ तक? पक्का? Example for India, USD डॉलर, बराबर? ये फॉरेन करेंसी है, बोलो। एक्सचेंज रेट मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन टू करेंसीज, दो करेंसी के बीच का रेशियो को बोलते हैं एक्सचेंज रेट। लिखो, इट इज द रेशियो समझा नहीं समझा? क्लियर? आगे बढ़ो। व्हाट डू यू मीन बाय स्पॉट रेट? एक मिनट, तीन समझा ना? रिपोर्टिंग करेंसी, फॉरेन करेंसी, एक्सचेंज रेट। अभी स्पॉट रेट मतलब आज का जो रेट है, रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। आज का जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट रहेगा उसको बोलते हैं स्पॉट रेट। आज का रेट, ऑन द स्पॉट, टुडेज रेट। देखो, it is rate prevailing on the date of transaction. It is a rate prevailing on the date of transaction. यहां तक समझा? स्पॉट रेट मतलब रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, ओपनिंग रेट क्या होता है? ये लिखो, इट इज एक्सचेंज रेट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। beginning of the period.
समझा? बोलो। नेक्स्ट, क्लोजिंग रेट. व्हाट डू यू मीन बाय क्लोजिंग रेट? लिखो, एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड. एवरेज रेट लिखो, एवरेज रेट इज द मीन. सुना है मीन? मीन ऑफ द एक्सचेंज रेट्स in force. Exchange rates in force during a period. और next line, यहाँ तक समझा? बोलो. 7 तक हो गया. अभी मेरे को एक दो इम्पॉर्टेंट टर्म डिस्कस करना है और उस पर पूरा स्टैंडर्ड है. कल करते हैं क्योंकि इट विल टेक टाइम और उससे मेरा पूरा स्टैंडर्ड कनेक्ट हो जाएगा. कौन सा दो टर्म है? मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स. बता दूं? अभी करना है? कर देते हैं. लिखो, जो भी बैलेंस शीट के आइटम्स रहेंगे ना, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे. मॉनेटरी आइटम्स मतलब क्या? मनी हेल्ड. ये सिर्फ बैलेंस शीट आइटम का डिस्कशन है बेटा. एंड एसेट्स एंड लायबिलिटीज to be converted into fixed determinable amount. मनी हेल्ड मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये मॉनेटरी है. दूसरा कौन सा? एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो फिक्स्ड अमाउंट में कन्वर्ट होने वाले हैं फ्यूचर में, दैट इज मॉनेटरी. बोलो. मशीनरी. नॉन मॉनेटरी, यू नो कभी बिकेगा, कितने में बिकेगा? नॉन मॉनेटरी. डेटर्स,
यू नो ना किसके पास से कितना लेने का है, क्रेडिटर्स। मॉनिटर यू नो ना किसको कितना पे करने का है, कैश इन बैंक, पता है ना बैंक से कितना लेने का है। सो इफ इट इज नोन फिक्स डिटरमाइनेबल अमाउंट है, इट इज मॉनिटर। नॉन मॉनिटरी में क्या बोले मालूम है, लिख दो इधर, अदर देन मॉनिटरी आइटम्स। स्टार्ट करो, कुछ एग्जाम्पल्स देखो। डेटर्स, स्टॉक, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी बिकेगा वही नहीं पता है, किसको बेचेंगे वो भी नहीं पता है। स्टॉक के बाद फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, एटसेट्रा। समझा कि नहीं समझा, पक्का, क्लियर, दैट्स इट। क्या कंप्लीट किया, ऑल डेफिनेशन, थियरी नहीं, ओनली डेफिनेशन। स्टैंडर्ड स्टार्ट हुआ अभी तो, करेक्ट। अभी कल क्या सीखेंगे सुन लो, अकाउंटिंग सीखेंगे, उसके सम्स करेंगे, फिर फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट लास्ट में सीखेंगे, उसके सम्स करेंगे। क्लियर, शैल वी वाइंड अप, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ओ क्यों नव्या, ओ नो प्रॉब्लम, बट इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, बाद में देख लेना।